हेलो वेंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम माई कॉन्सेप्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वार्निंग ईबो को बता देता है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और उसे कुछ टाइम के बाद अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। ये सोचते हुए ईबो बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी उसने जहन को ये सब नहीं बताया। जहन और ईबो रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के बाद वे दोनों सोने लगते हैं। उन दोनों को नींद आने लगती है, लेकिन ईबो को जैसे ही नींद आती है वो अपने टाइम में वापस आ जाता है। तो गाइज, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। हिस्ट्री प्रोफेसर के चिल्लाने पर ईबो जाग गया। उसने अपने चारों ओर देखा। उसने देखा कि वो अपने क्लास में बैठा है। ये कैसे हो गया और इस सब का मतलब क्या है? क्या मेरा पहले से ही टाइम खत्म हो गया है? और जहन गगक कहाँ है? वो कैसा होगा? ये सब क्वेश्चन उसके सिर में चल रहे थे। ईबो की आंखों में पानी आ गया और उसकी बॉडी आंसू बहाने के एहसास से कांपने लगी। उसने ये सुने बिना कि हिस्ट्री प्रोफेसर उस पर क्या चिल्ला रहा है और उसके क्लासमेट भी उसकी तरह देखकर बड़बड़ा रहे हैं। उसने ये सब नजरअंदाज करते हुए पागलों की तरह क्लास से बाहर भाग गया। ईबो दौड़ने लगा। ईबो कॉलेज के कॉरिडोर में भाग रहा था। ईबो ने इसकी परवाह नहीं की कि बाकी के स्टूडेंट उससे अजीब तरह से घूर रहे हैं। वो तो सिर्फ भागने में बिजी था। ईबो उस प्लेस पे गया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ये प्लेस और कोई नहीं, कॉलेज का बास्केटबॉल कोर्ट है। ईबो पागलों की तरह रोते हुए सीढ़ियों पर दौड़ने लगा। हो सकता है कि अगर मैं फिर से यहाँ से गिरूं तो मैं अपने जहन गग के पास पहुँच जाऊंगा। ईबो ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने मन में सोचा। ईबो ऊपर की सीढ़ियों पर गया और वो कूदने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसकी कोहनी पकड़कर उसे रोक दिया। बोबो, तुम क्या कर रहे हो? हाओ शुआन ने चिंतित होकर चिल्लाया। हाओ शुआन सच में बहुत डर गया था, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त सीढ़ियों से गिरने वाला था। शुआन गग। शुआन को देखकर ईबो ने एक्साइटेड होकर चिल्लाया। ईबो को ये क्लियर याद है कि वो शुआन ही था जिसकी बॉल से वो हिट हुआ था और उसी बॉल से हिट होकर ईबो सीढ़ियों से गिर गया था और शाओ डायनेस्टी में पहुंच गया था। शुआन गग, प्लीज मुझे फिर से बॉल मारो जैसा आपने पहले किया था। प्लीज शुआन गग, मुझे फिर से बॉल मारो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ईबो शुआन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू झलक रहे थे। शुआन सच में बहुत कंफ्यूज था। उसने ईबो के कांपते हुए बॉडी को सपोर्ट देने के लिए उसे पकड़ लिया। बोबो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और मैंने तुम्हें कब बॉल मारी? और तुम सच में इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? शुआन ने धीरे से पूछा। शुआन गग, प्लीज मुझे अपने जहन के पास वापस जाना है। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। प्लीज गग, मुझे इन सीढ़ियों से फेंक दो। ईबो ने शुआन को डराते हुए जोर से चिल्लाया। किसी ने भी इससे पहले ईबो को अपने आंसू बहाते हुए नहीं देखा। हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन अब ईबो जो पूरी तरह से टूटा हुआ था, इस वजह से उसे देखकर शुआन डर गया। उसने तुरंत ईबो को पास के एक सीट पर बैठाया और खुद उसके सामने झुक गया। शुआन ने ईबो के आंसू पोंछे और उसने ईबो के रेड और आंसू से सने हुए चेहरे को सहलाया। बोबो, पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ और ये जहन कौन है? शुआन ने ईबो को शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि शुआन की बातें ईबो पर काम नहीं आई। इसके बजाय जहन का नाम सुनकर ईबो और भी जोर से रोने लगा। मुझे सिर्फ अपने जहन के पास वापस जाना है। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं सिर्फ अपने जहन के पास रहना चाहता हूँ। मेरा जहन गग, मेरे हस्बैंड, मेरा प्यार। ईबो बड़बड़ाने लगा। तभी उसकी आंखें धुंधली हो गई। उसकी बॉडी भी पेल होने लगी। हो सकता है कि जब मैं उठूं तो मैं अपने जहन के पास रहूं। बेहोश होने से पहले ईबो के ये आखिरी विचार थे। ईबो जाग गया। उसकी बॉडी बहुत थकी हुई महसूस हो रही थी। उसने अपने सिर को थोड़ा झुकाकर उसने अपने आसपास की चीजों को चेक करने लगा। उसने ये देखा कि वो अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में है। क्या उसने सच में जहन को हमेशा के लिए खो दिया? क्या सच में उसका सपना टूट गया? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये सब मेरी इच्छाधारी सोच थी? ये सब विचार ईबो के मन में आ रहे थे।
ईबो की आंखों से फिर से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो चुपचाप रोया। उसके इस दर्द ने उसके दिल पर एक गहरा घाव बना दिया। वो इस दर्द को कभी भी बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास केवल एक ही चीज बची है जो उसे याद दिलाती है कि वो किसका है। चाहे ये सपना हो या हकीकत, वो तो सिर्फ अपने ध्यान का ही होगा। जल्द ही उसने देखा कि उसके दोस्त उसके पास आ रहे हैं। उसने अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ लिया, लेकिन वो स्माइल नहीं कर सका, इसलिए उसके फेस पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन थी। शुवान और जियांग उसके पास बैठे थे, जबकि यूबिन और चेंग उनके पीछे खड़े थे। वो तो सिर्फ अपने छोटे ईबो को किसी अननोन पर्सन का नाम लेते हुए रोते हुए देख रहे थे। वे सब ईबो से पूछना चाहते थे कि वो पहले किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने ईबो को इस बारे में नहीं पूछा, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि ईबो सदमे में है और पेन के कारण वो बेहोश हो गया। इसीलिए उन्हें ईबो के पेन के कारण को उससे दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसे याद दिलाने की बात को तो छोड़ ही दीजिए, ये पहले से ही कमजोर लड़के को एक चिंता का दौरा पैदा कर सकता है। जियांग ने धीरे से ईबो के माथे को सहलाया। मैं वापस जाना चाहता हूँ, ईबो ने जियांग को देखकर फुसफुसाया। उसके दोस्तों को लगा कि वो घर जाने की बात कर रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना सिर तुरंत हिलाया। बिल्कुल बोबो, कॉलेज के डीन ने आपको पूरी तरह से ठीक होने तक छुट्टी लेने की परमिशन दी है, तो चलो हम आपको घर ले चलते हैं, शुआन ने कहा, लेकिन ईबो ने उसे तुरंत कट कर दिया। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपने आप भी जा सकता हूँ, ईबो ने धीरे से कहा। उसकी वॉइस नॉर्मल से कहीं ज्यादा ऑपोजिट थी। लेकिन तुम कैसे जाओगे? चेंग ने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो भी चुप हो गया। मैं मैनेज कर लूंगा, आप सबको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ईबो ने कहा। लेकिन ईबो, सब फ्रेंड्स कुछ कहने ही वाले थे, तभी ईबो ने उन्हें कट कर दिया। प्लीज गाइज, ईबो ने एक शांत टोन में कहा। उसकी आवाज लगभग टूट गई थी। उनका बोबो इतना टूटा हुआ क्यों लग रहा है, और उससे क्या हुआ? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक था, लंच के दौरान भी वो हमेशा की तरह चहक रहा था, फिर उससे अचानक क्या हुआ? सब लोग अपने मन में सोच रहे थे। ईबो की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का उनका दिल तो नहीं था, लेकिन ईबो की हालत देखकर वे एग्री हो गए। थोड़ा आराम करने के बाद ईबो कैंपस से बाहर निकला। वो सीधे पार्किंग की ओर गया और कैंपस से बाहर निकलते हुए अपनी बाइक पर सवार हो गया। वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, वो केवल इतना जानता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि दिल के कारण उसे किसी भी क्षण वो मर जाएगा। वो अपने ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि उसके दिमाग में उसके हस्बैंड की ही यादें आ रही थी। उसका दिमाग इस कदर गड़बड़ा गया कि उसने अपने सामने आ रही कार को नहीं देखा। वो लगभग उस कार से टकराने ही वाला था। गॉड को शुक्रिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस कार ड्राइवर ने इम्पोर्टेंट टाइम में अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, नहीं तो ऐसा हो जाता जो कोई कभी नहीं करना चाहता। उस कार ड्राइवर के चिल्लाए जाने पर ईबो ने अपनी बाइक को रोक दिया। अरे बच्चे, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हें मरना है तो किसी और के कार के सामने मर जाओ। क्या तुम्हें मेरी ही कार मिली, पागल कहीं के? कार चलाने से पहले उस ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा। तभी ईबो अपने विचारों से बाहर आया। उसने देखा कि वो एक पुराने लाइब्रेरी के गेट पर है। ईबो का दिल उससे अंदर जाने के लिए कह रहा था, तो हमेशा की तरह वो अपने दिल की बातों को फॉलो करते हुए अंदर चला गया। उसके चारों ओर किताबें थी, जैसे किसी भी लाइब्रेरी में होती है। वो घिसे पिटे किताबों के कवर को देखते हुए अलमारियों के पास चला गया। वो लाइब्रेरी लगभग खाली थी। लाइब्रेरियन के अलावा आसपास कोई भी नहीं था। वह केवल एक लाइब्रेरियन था। उसका चेहरा भी एक किताब में डूबा हुआ था। अचानक ईबो की नजर एक किताब पर पड़ी, जो उसे बहुत ही दिलचस्प लग रही थी। ईबो ने शेल्फ से उस किताब को ले लिया और उसे रीड करने के लिए पास की टेबल के पास बैठ गया। ईबो ने उस किताब को खोला और स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में ईबो को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने तुरंत उसे पलट दिया। लेकिन तभी उसकी नजर इंडेक्स में से एक चैप्टर पर पड़ी। उस चैप्टर का नेम था द हिस्ट्री ऑफ इलिंग एम्पायर। ईबो को उस नाम से थोड़ा फैमिलियर होने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत फैमिलियर है, इसलिए उसने उस चैप्टर का पेज नंबर चेक किया। ईबो तुरंत उस चैप्टर पर गया जो चैप्टर डिस्क्राइब कर रहा हो इलिंग डायनेस्टी का। ये पहली बार था जब ईबो कंसंट्रेशन और एक्साइटेड के साथ हिस्ट्री की किताब को पढ़ रहा हो।
क्रूअल वेन डायनेस्टी के खत्म होने के बाद इलिंग डायनेस्टी पावर में आ गई। इलिंग डायनेस्टी का पहला एम्परर, जिसे इलिंग पैट्रियार्क के रूप में जाना जाता है, उसका नाम विवुशान था। ईबो को इस नाम से कुछ अजीब सा अट्रैक्शन महसूस हुआ। कुछ उससे बता रहा था कि वो इस नाम को पहले से ही जानता है, इसीलिए उसने एम्परर की तस्वीर को देखने के लिए पेजेस को चेंज किया। उसने एक तस्वीर देखी जिसे देखकर वो सदमे में कांपने लगा। ये तस्वीर इलिंग डायनेस्टी के पहले एम्परर इलिंग पैट्रियार्क विवुशन की थी। ये तो मेरा ध्यान गगह है, ईबो अपने कांपते हुए होठों से फुसफुसाया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये एम्परर विवुशान नहीं है, ये मेरा ध्यान गगह है। ये किताब में क्या लिखा है? ईबो ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसने जो पाया उस पर विचार करने के बाद उसने उस पेज को बड़े ही केयरफुली रीड करने लगा। इलिंग डायनेस्टी का एम्परर विवुशान, जिसे इलिंग पैट्रियार्क के नाम से भी जाना जाता है, वो बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय राजा था। उनकी अपार शक्ति, बहादुरी और रणनीति के दिमाग के कारण उन्हें वॉर के डेमन के रूप में भी जाना जाता था, जिसके कारण उसने क्रूअल वेन डायनेस्टी को हराया और उसने बाकी के डायनेस्टी को भी हराया जो गलत काम कर रहे थे और गरीब लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। इस वजह से पूरे लोग उसे एक गॉडफादर के रूप में प्यार करते थे। एक ऐसे एम्पायर के बारे में अच्छे शब्दों को पढ़कर ईबो को अचानक प्राउड और वार्मनेस महसूस हुई। फिर भी उसने आगे पढ़ना जारी रखा। एम्पायर के पहले से ही बहुत कॉन्सर्ट्स थी, लेकिन ये कहा जाता है कि जिस पल वो गुसु डायनेस्टी के गैर राजकुमार लैन वांगजी से मिले तो उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया और उन्होंने शादी में उनका हाथ भी मांगा, जिसे गुसु एम्पायर ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। इलिंग पैट्रियार्क की अच्छे कामों की वजह से भी गुसु डायनेस्टी बहुत खुश थी। ईबो को और एक फैमिलियर नाम पर गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उसने आगे रेड करने का फैसला किया। लैन वांगजी के साथ शादी करने के तुरंत बाद एम्पायर ने अपने हरम को खारिज कर दिया। इस वजह से सभी कॉन्सर्ट्स और कंकुबाइंस को उनके स्टेट में वापस भेज दिया गया। शादी के सिर्फ 1 साल में ही लैन वांगजी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, जिनका नाम वेई सिजुई और वेई जिंगी था। इसीलिए लैन वांगजी इलिंग डायनेस्टी की एम्प्रेस हो गई। ईबो ये पढ़कर बहुत कंफ्यूज में था, इसलिए उसने और एक पेज पलट दिया। दूसरे पेज पर एक तस्वीर को देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। ये तस्वीर इलिंग डायनेस्टी की एम्प्रेस लैन वांगजी की थी। ये सच में क्या बकवास थे? ईबो इस बार जोर से चिल्लाया। बच्चे जरा शांत हो जाओ, ये लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरियन ने ईबो की अटेंशन पाने के लिए कहा। ईबो ने उस लाइब्रेरियन की ओर देखने के लिए मुड़ गया और इस बार उसे बहुत बड़ा झटका लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा। तुम? ईबो अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाया। अये बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, तुम हमेशा इतने जोर से क्यों चिल्लाते हो? उस लाइब्रेरियन ने अपने कान को रफ करते हुए कहा। ली फैंग, क्या ये सच में तुम हो? ईबो ने उसकी टेबल की ओर दौड़ते हुए कहा। और बच्चे, तुमको और क्या लगता है? थोड़ा पीछे हट जाओ, उसने कहा। ईबो बहुत चौंक गया था। यहाँ क्या हो रहा है? क्या वार्निंग ने उसे नहीं बताया था कि ये सब सपना है? तो ये सब कैसे? ईबो ने अपने मन में सोचा। यहाँ क्या हो रहा है? मैं इस दुनिया में आपको कैसे देख सकता हूँ? ईबो ने गुस्से से पूछा। फेंग ने खड़े होने और ईबो के पास जाने से पहले एक स्माइल दी। और ईबो, ये तुमसे किसने कहा कि ये एक सपना नहीं है? फेंग ने हैरानी से पूछा। आपका क्या मतलब है? ईबो ने सवाल किया। उसकी आवाज में हताशा साफ झलक रही थी। ईबो के करीब जाने से पहले फेंग ने अपना सिर हिलाया। ईबो, मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस हूँ, उसने खुलासा किया। फेंग की बातें सुनकर ईबो ने अपने आईब्रो को ऊपर उठाया। अब इसका क्या मतलब है? मैं अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे देख सकता हूँ? और प्लीज मेरे साथ पहेलियाँ बनाना बंद करो, ईबो ने झपटते हुए कहा। ईबो, आप मुझसे आखिरी बार कब मिले थे? फेंग ने अपने आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए पूछा। ईबो ने कुछ देर सोचा। अचानक उससे याद आया, ये बाओशिन गांव था जहां हम पहली बार मिले थे। हालांकि फेंग ने उससे कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर हुआ के घर में काम करती है, लेकिन फिर भी ईबो ने उसे वहां कभी नहीं देखा। फेंग, मैंने आपको आखिरी बार बाओशिन गांव में देखा था, ईबो ने घबराते हुए जवाब दिया, जिस पर फेंग ने अपना सिर हिलाया। ईबो, वो आखिरी बार था जब तुम होश में थे। ईबो, तुम अभी भी सो रहे हो
और हम दोनों तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में फंस गए हैं, फेंग ने कहा। ईबो ने उससे बड़ी केयरफुली सुना, लेकिन उसकी कोई भी बात उसके लिए मायने नहीं रखती थी। लेकिन किसी तरह से उसे वो सब सच लग रहा था। ये सब क्या हो रहा है, प्लीज मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो, ईबो ने कहा। फेंग ने उससे आगे बढ़ने से पहले एक आह भरी। ईबो, ये सब रियलिटी नहीं है, जरा इस पर कंसंट्रेट करो। वो तुम नहीं हो जो तुम सोचते हो, और प्लीज अभी आपको जागना चाहिए, बहुत देर हो रही है। ईबो, प्लीज मुझे सब सही करने दो, वरना हम दोनों आपके अनकॉन्शियस माइंड में फंसे रहेंगे और आप अपने फैमिली को नहीं मिल पाएंगे। अब तुम्हें जागना चाहिए ईबो, प्लीज जागो और सब कंट्रोल मुझे करने दो, फेंग ने उससे रिक्वेस्ट की। फेंग ने प्रे करते हुए जप करने लगी। अब तक ईबो का सिर दर्द से कांप रहा था। उसके कानों में अजीब सी आवाजें चीख रही थी। उसका विजन भी ब्लर होने लगा और फेंग के शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे। उसे उसके पैर कमजोर महसूस हुए, जिससे वो अपने घुटनों पर जोर से गिर पड़ा और उसके सिर में पेन लगातार बढ़ता जा रहा था। ईबो बेहोश होने से पहले अपने फेफड़ों के ऊपर चिल्लाया। अब ईलिंग डायनेस्टी में एम्प्रेस होश में आ रही है। एम्प्रेस अब बिल्कुल ठीक है। हर कोई इसे सुनकर बहुत खुश था। उसे ढोल और नगाड़े की आवाज भी सुनाई दे रही थी और खुशी के मारे लोग चिल्ला रहे थे। ईबो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब से और फैमिलियर रूम में पाया। मैं कहाँ हूँ? ईबो ने अपने धड़कते सिर को थामे हुए धीरे से कहा। बाओबे, फाइनली तुम्हें होश आ गया। ईबो ने एक फैमिलियर वॉइस सुनी। उसने अपना सिर उस वॉइस के डायरेक्शन में घुमा लिया। उसने देखा कि वो वही पर्सन है जिसके बारे में उसने कभी भी सोचना बंद नहीं किया। लेकिन ये ज़हन नहीं था, ये वो अच्छी तरह से जानता है क्योंकि वो सब उसका ड्रीम था। अब उसे ये बातें क्लियर याद आ रही है। शियान गग, उसने धीरे से उस पर्सन का नाम फुसफुसाया जिसकी आंखों में पहले से ही आंसू थे। बाओबे, व्यूशान ने एक राहत की लंबी सांस ली। उसके बाद उसने वांगजी को कसकर गले लगाया। बाओबे, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? व्यूशान ने सिसकते हुए कहा। व्यूशान ने अपनी एम्प्रेस की लंबी गर्दन पर अपना सिर दबाते हुए और अपने प्यारी वाइफ के सैंडलवुड की स्मेल लेते हुए वो मौन करने लगा। वांगजी मुस्कुराया और उसने अपने हस्बैंड की कांपती हुई बॉडी के चारों ओर अपने बाहों को लपेट लिया। उसका एक हाथ धीरे से उसके हस्बैंड की पीठ को सहला रहा था, जबकि दूसरा हाथ व्यूशान के बिखरे हुए बालों को सहला रहा था। शांत हो जाओ शियान गग, मैं अब वापस आ गया हूँ, वांगजी ने अपने प्यार भरे वॉइस में कहा। बाओबे, फिर कभी भी मुझे इस तरह से मत छोड़ो। तुम्हें पता है ये 3 महीने मेरे लिए कितने मुश्किल थे। हर एक सेकंड मेरे लिए एक साल जैसा लग रहा था, व्यूशान ने रोते हुए कहा। व्यूशान की बातें सुनकर वांगजी ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई। 3 महीने? गग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच में मेरे साथ क्या हुआ था? वांगजी ने पूछा। व्यूशान उसके और करीब आ गया और वांगजी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। पड़ोसी राज्य के एक गद्दार ने मेरे खाने में एक नशीला पदार्थ मिलाया था, लेकिन मेरे बजाय आपने इस खाने को खा लिया। तब से आप 3 महीने से कोमा में थे। मैंने राज्य भर के सभी अच्छे डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक जहर दिया गया है जिसकी वजह से आप सो गए। उन्होंने सभी प्रकार की दवाइयाँ अगरबत्ती आजमाई, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। उन्होंने मुझे ये बताने की हिम्मत भी की थी कि उन्हें आपके जागने की कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन बाओबे, मैंने ये उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ी। मुझे पता था कि मेरी आखिरी सांस तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। लास्ट सेंटेंस कहते हुए व्यूशान की आवाज टूट गई। वांगजी ने उसे और भी कसकर गले लगाया। व्यूशान को शांत करने के लिए वांगजी ने कभी भी उसे नहीं छोड़ने का एक स्वीट प्रॉमिस किया, जो व्यूशान पर काम कर गया। वे कुछ देर ऐसे ही पड़े हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन तब उन्होंने किसी की आवाजें सुनी जो उन्हें पुकार रही थी। फुकिन, क्या मकिन जाग रहा है? 2 छोटे राजकुमार अपने छोटे लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ उनकी ओर दौड़ते हुए आए। ये वेई जिंगी है जो 5 साल का है।
ये वी सुजुई है, वो भी 5 साल का है। ये दोनों ट्विंस ब्रदर है। ए युआन। जब दोनों बच्चे वांगजी के बाहों में आ गए तब वांगजी ने बड़े प्यार से कहा, मुकिन, हमने आपको बहुत याद किया। दोनों ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुकिन ने भी तुम दोनों को बहुत याद किया, मेरे छोटे शेरों। वांगजी ने बड़े प्यार से कहा। अचानक जिंगी ने बहुत प्यार के साथ सीधे वांगजी की आंखों में देखा। मुकिन, तुमने ऐसा क्या सपना देखा था कि तुम्हें उठने में इतनी देर हो गई? जिंगी ने पूछा। हाँ मुकिन, हमें बताओ कि आपको इतनी देर क्यों लग गई? सिजुई ने भी कहा। उन दोनों की बातें सुनकर वांगजी हंसने लगा और उसने बड़े प्यार से उन दोनों को सिर को सहलाया। बच्चों, लगता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। तो गाइज, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? थैंक यू वेरी मच गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। इस स्टोरी के ऑथर बिलो मून ब्लड है। थैंक यू सो मच ऑथर, मुझे इस स्टोरी एक्सप्लेन करने की परमिशन देने के लिए। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच गाइज ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और प्लीज गाइस मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू गाइस।